हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने आर के बारे में पढ़ा था। आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमने उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि आर की प्रकृति होती है किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य आर के तुल्य होता है या आर के बराबर होता है। आज हम देखेंगे आर की विभिन्न इकाइयों में क्या क्या मान होते हैं। इसके लिए हमको आर का फॉर्मूला देखना होगा। आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, जहाँ पर पी गैस का प्रेशर, वी गैस का आयतन, एन मोलों की संख्या व टी टेम्परेचर है। यदि हम लीटर एटमॉस्फेयर में आर का मान निकालना चाहें तो पी का मान 1 एटमॉस्फेयर, वी का आयतन 22.4 लीटर, एन 1 मोल लेने पर एन का मान 1 व टेम्परेचर को 273.15 केल्विन लेने पर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के तुल्य होता है। इन सब मानों को जब हम R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी में रखेंगे तो R का मान आएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, या R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और यदि हम R को लीटर के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में रखें तो R का मान बन जाएगा 82.1 सेंटीमीटर क्यूब पर डिग्री पर मोल। यह R का मान है लीटर एटमॉस्फेयर या सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर में। CGS यूनिट्स में यदि हम R का मान निकालना चाहें तो आप जानते हैं कि CGS यूनिट्स के अंदर P को रखना पड़ेगा, प्रेशर को P इज इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी, जहाँ पर H मरकरी की हाइट, D डेंसिटी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण है। इन सब मानों को यदि हम रखें तो CGS इकाई में H का मान 76 सेंटीमीटर, D डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और G 981 डाइंस होता है। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.0133 इंटू 10⁻⁶ डाइंस पर सेंटीमीटर क्यूब। इस मान को वापस आप R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी में रख दीजिए, तो P की जगह आपको यही मान रखना है। अब V की जगह वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। ये वॉल्यूम होगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। एन वापस 1 मोल हो गया, टेम्परेचर 273.15 केल्विन। जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो R का मान आएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ डाइंस पर सेंटीमीटर पर डिग्री पर मोल। और डाइन सेंटीमीटर को जब हम एनर्जी की टर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है अर्ग्स। तो ये मान हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर डिग्री पर मोल। और इस अर्ग को यदि हम जूल में परिवर्तित करना चाहें तो हम जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो इसको हम 10⁻⁷ से डिवाइड कर देंगे और जो R की वैल्यू आएगी वो होगी 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल या जूल पर केल्विन पर मोल। और इसी मान को जब हम कैलोरीज में व्यक्त करेंगे तो इसको हमको 4.12 से डिवाइड करना होगा, तब ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.978 कैलोरी पर डिग्री पर मोल या 1.978 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, जिसको लगभग हम 2 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल भी मान सकते हैं। तीसरी इकाई है SI यूनिट्स। SI यूनिट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उसके हिसाब से P यानी पास्कल प्रेशर की इकाई है। प्रेशर को आपको पास्कल में लेना होगा और इसको जब हम वापस H इंटू डी इंटू जी में रखेंगे तो P बन जाएगा 0.76 मीटर MKS यूनिट या CI इसके अंदर इंटरनेशनल यूनिट में। D बन जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब और G हो जाएगा 7.81।
तो ये जो वैल्यू आएगी ये बनेगी लगभग 101,325 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को वापस आपको R इजिकल टू पी बी अपॉन एन टी में रखिए। तो ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये इसको आप एज इट इज़ रख दीजिए 101,325। वॉल्यूम आपका 22.414 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। एन इजिकल टू वापस 1 मोल। टेम्परेचर वापस 273.15। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो R का मान आएगा R इजिकल टू 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो इस तरीके से ये R के विभिन्न इकाइयों के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। यदि हम इस R की वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर कैपिटल N से डिवाइड कर दें तो जो एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि R भी कांस्टेंट है N भी कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट आता है इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा? R की वैल्यू को आप 1 मोल से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ R डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ये होगी 1.3805 इंटू 10⁻23 जूल पर डिग्री। तो इस तरीके से हमने R की विभिन्न इकाइयों में मान देखे और R से हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान निकाला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत या गतिज सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या कहता है कि बेसिकली हमने प्रत्येक गैस को एक सामान्य दाब व ताप पर, जो गैस के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने सॉलिड स्फीयर्स माना है, यानी वो गोल स्फीयर्स हैं। इनको यह पोस्टुलेट लेने पर काइनेटिक थ्योरी के जो विभिन्न पोस्टुलेट जो निर्धारित किए गए हैं या बताए गए हैं वे हैं। नंबर 1, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रत्येक गैस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। इन मॉलिक्यूल्स को या इन कणों को हमने मॉलिक्यूल्स या अणु कहा है। किसी भी गैस के समस्त अणु एक जैसे होते हैं, अर्थात यदि नाइट्रोजन गैस आपने ली है तो उसके सारे अणु एक जैसे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ली है तो उसके सारे अणु एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन ली है तो उसके सारे अणु एक समान होंगे। लेकिन एक गैस के अणु दूसरी गैस के अणुओं से अलग होते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के अणु अलग अलग हैं। दूसरा पोस्टुलेट, किसी भी गैस के समस्त अणुओं का यदि हम वॉल्यूम लें और उसको गैस के कुल वॉल्यूम से कंपेयर करें, मान लीजिए आपने एक पात्र में गैस ली, उस पात्र का आयतन ले लीजिए, सामान्य दाब व ताप पर ध्यान रखिएगा, और उस गैस के अंदर जितने भी अणु हैं उन सब का वॉल्यूम ले लीजिए, उस वॉल्यूम को जोड़ दीजिए और गैस के कुल आयतन को देख लीजिए। तो यह माना जाता है कि सामान्य ताप व दाब पर गैस के समस्त अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य से यहाँ पर मतलब है, अर्थ है कि समस्त अणुओं का आयतन को हम कुल गैस के आयतन की तुलना में छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, उसकी कुछ भी यूटिलिटी या उपयोग नहीं है। तीसरा पोस्टुलेट, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, किसी भी गैस के अणुओं को ठोस स्फीयर माना जाता है, यानी गोलाकार माना जाता है। ये गोलाकार या ये गोल अणु सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, जैसे मान सकते हैं क्रिकेट की गेंद या टेनिस की गेंद। और इन अणुओं के बीच में सामान्य ताप व दाब पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कार्य नहीं करता है, अर्थात ये भी किसी भी प्रकार के बल से स्वतंत्र होते हैं। न तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा, न ही इनके बीच में किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे अणु गैस के अंदर बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से विचरण
कर सकते हैं। इसका मतलब जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके जो कोलिजन्स होते हैं, जो टक्कर होती हैं, वो परफेक्ट इलास्टिक होती है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार इनके टकराने से इनकी काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। अर्थात टकराने से पूर्व काइनेटिक एनर्जी और टकराने के पश्चात काइनेटिक एनर्जी समान रहती है। अगला बिंदु है, गैस के अणु लगातार मूव करते रहते हैं और इनकी जो गति होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधी रेखा में। लेकिन जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इनका पाथ डेविएट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी जो दो अणु टकराएंगे, टकराने के पहले उनका पाथ कुछ अलग था, लेकिन टकराने के बाद उनका पाथ कुछ अलग हो जाएगा, यानी उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। लेकिन टकराने के पश्चात उसके वह वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। अब आप कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, लेकिन यहाँ अपना अर्थ है टोटल काइनेटिक एनर्जी। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इससे जो गैस की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी है वो समान रहेगी। अगला पॉइंट है, जब ये अणु आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने के पश्चात जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो गैस का कुल आयतन पात्र की दीवारों पर अणुओं के टकराने के कारण उत्पन्न होता है। यानी अणु जितनी वेलोसिटी से, जितने बल से गैस के पात्र पर टकराएंगे उतना ही गैस का आयतन, उतना ही गैस का दाब होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस is due to the collision of the molecules on the wall of the container. नेक्स्ट है, इन अणुओं की गति पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दे आर फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी। या जो पड़ता है प्रभाव तो वो करीब करीब नेग्लिजिबल होता है, जिसे हम नगण्य मान सकते हैं। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस के ताप पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अर्थात जितना गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो और गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर न करके गैस के ताप पर निर्भर करती है। यदि दो गैसें ले ली जाएं, दोनों गैसों का ताप हम समान रखें, दोनों अलग अलग पात्र में हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी समान होगी, चाहे वो दोनों गैसेस अलग अलग हों। तो ये कुछ बिंदु हैं जो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहलाते हैं। अगले टर्म पर हम पढ़ेंगे कि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से काइनेटिक गैस इक्वेशन को किस प्रकार से डिराइव किया जा सकता है। थैंक यू।